हेलो, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 22 और 23 मार्च के कुछ इम्पोर्टेंट एडिटोरियल्स और रिलेवेंट न्यूज़। तो पहला जो एडिटोरियल है वो फेडरलिज्म पे आया है और बोला है कि जो डबल इंजन सरकार है, ये क्यों स्लोगन सुनने में तो बड़ा क्यूट लगता है, लेकिन जो अपनी फेडरल स्ट्रक्चर है उसके ऊपर एक सीरियस कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन रेज करता है। ऑथर ने बताया कि जो डबल इंजन सरकार जो वर्ड यूज़ किया जाता है, जहाँ पर यूनियन और स्टेट लेवल पर सेम पार्टी गवर्न करती है, तो माना जाता है कि दोनों गवर्नमेंट एक दूसरे के लिए हारमोनी में काम करेंगी और डेवलपमेंट लेके आएंगी। लेकिन ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म पे एक क्वेश्चन रेज करता है। देखो, इलेक्शन के टाइम जो पार्टी चुनी जाती है वो इर्रेस्पेक्टिव ऑफ सेंटर चुनी जाती है स्टेट में, और इवन जो कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ भी ये नहीं माना गया था कि भाई स्टेट जो रूलिंग पार्टी है, जो सेंटर में रूलिंग पार्टी है, उसकी चैरिटी पे काम करेगी। और साथ में जो पब्लिक मनी कलेक्ट की जाती है टैक्स के थ्रू, वो भी यूनियन को बिलोंग करती है, रूलिंग पार्टी को तो बिलोंग करती नहीं है। तो ऐसे में जो पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन है वो इस बात पे डिपेंड नहीं करना चाहिए कि सेंटर और स्टेट में सेम पार्टी गवर्न कर रही है कि नहीं कर रही। इवन हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमर्स थे उनका भी मानना था कि ऐसा कोई फ्रिक्शन ना हो, और उसको अवॉइड करने के लिए उन्होंने फाइनेंस कमीशन का प्रोविज़न किया था, जो आर्टिकल 280 के तहत आता है, हर 5 साल में अपॉइंट किया जाता है। और ये जो फाइनेंस कमीशन है, इसका काम ये है कि जो फिस्कल ट्रांसफर्स होते हैं वो रूल बेस्ड होनी चाहिए, ना कि पॉलिटिकली नेगोशिएटेड, कि भाई अगर सेंटर में सेम पार्टी है तो स्टेट में अगर सेम पार्टी है तो उसको ज़्यादा फंड प्रोवाइड करेंगी। तो ये वाला फ्रिक्शन को अवॉइड करने के लिए ही फाइनेंस कमीशन को लाया गया। तो इसके लिए जो फाइनेंस कमीशन कुछ ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया भी फॉलो करता है, जैसे इनकम लैग कितना है नेशनल एवरेज से, पॉपुलेशन, जोग्राफिकल साइज़, फिस्कल कैपेसिटी। तो इन सब ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया के बेसिस पे जो डिवोल्यूशन होता है फंड्स का, वो फाइनेंस कमीशन रिकमेंड करता है। साथ ही इन्होंने फेडरलिज्म के रिगार्डिंग कुछ और इश्यूज़ भी हाईलाइट करें कि जो साउदर्न स्टेट हैं उन्होंने अपना कंसर्न जताया कि जो रिसेंट पॉपुलेशन डेटा यूज़ कर रहे हैं फंड एलोकेशन में, तो उसमें तो ये हो रहा है कि उन्होंने जो पॉपुलेशन कंट्रोल किया, पॉपुलेशन ग्रोथ के ऊपर उन्होंने जो मेजर्स लिए, तो उनके लिए तो उनको पिनलाइज किया जा रहा है। एक और जो पॉइंट है कि यूनियन गवर्नमेंट सेस और सरचार्ज के थ्रू जो स्टेट गवर्नमेंट का जुरिडिक्शन है, ये स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट हैं, उनमें भी टैक्स लगा रही है। तो उसकी वजह से भी फेडरलिज्म में एक टेंशन क्रिएट हो रही है। तो ऐसे में ऑथर का मानना है कि जो 16th फाइनेंस कमीशन है उसको इन सब इश्यूज़ को एड्रेस करना होगा। साथ में इन्होंने बताया कि फेडरल फ्रिक्शन ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो फाइनेंशियल मैटर्स है उनमें एग्जिस्ट कर रही है, जो लेजिस्लेटिव प्रोसेस है उसमें भी फेडरल जो फ्रिक्शन है वो देखने को मिल रही है। जैसे गवर्नर कई बार क्या करता है, जो लेजिस्लेचर है उसके बिल्स को पास नहीं करने देता या होल्ड कर लेता है। तो ऐसा रिसेंट में तमिलनाडु में देखा गया, केरला में देखा गया, इवन जो दिल्ली गवर्नमेंट है वहाँ भी जो लेफ्टिनेंट गवर्नर और जो दिल्ली की इलेक्टेड गवर्नमेंट थी उसके बीच में फ्रिक्शन देखा गया था। तो उधर ने बोला ये तो एक तरीके से जो सेकंड इंजन है वो रिवर्स में रनिंग कर रहा है, वैसा सी सिनेरियो बन गया, जो कि गवर्नमेंट की फंक्शनिंग को या जो स्टेट गवर्नमेंट है उनकी फंक्शनिंग को नेगेटिव तौर पे इम्पेक्ट कर रहा है। इवन इन्होंने 2 जो केस है उनको मेंशन किया है कि एक तो पंजाब वर्सेस जो स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस गवर्नर ऑफ पंजाब केस था, एक स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस गवर्नर ऑफ तमिलनाडु केस था। इन दोनों में बोला गया कि जो गवर्नर ऐसा नहीं कर सकता कि लेजिस्लेटिव बिल्स हैं उनको इनफाइनाइट टाइम के लिए स्टॉल कर दे या फिर प्रोलॉन्ग्ड इनेक्शन गवर्नर के द्वारा। तो ऐसे में ये कहना है कि जो डबल इंजन है वो केवल एक स्लोगन नहीं है, एक तरीके से ये जो रियलिस्टिक तरीके से जो पॉलिटिकल सिस्टम गवर्न करता है उसकी रियलिटीज़ बताता है कि अगर पॉलिटिकल अलाइनमेंट नहीं होगा तो उस केस में गवर्नेंस में दिक्कत आती है। साथ इन्होंने एक और जो इशू है कि आर्टिकल 356 के रिगार्डिंग उसको भी हाईलाइट किया है कि बहुत बार आर्टिकल 356 का मिसयूज किया जाता है ताकि जो इलेक्टेड स्टेट गवर्नमेंट है उसको डिसमिस कर दिया जाए। तो इन्होंने SR बोमाई की जो केस है उसका रेफरेंस दिया है और बोला है कि उसमें बोला गया था कि इस जो प्रैक्टिस के ऊपर लिमिटेशन होनी चाहिए, आप जो गवर्नमेंट है उसको चैलेंज नहीं कर सकते या उसको रीजनेबल तरीके से चैलेंज करना चाहिए। अब ऑथर बात करते हैं कि भाई इसके में हमें कुछ रिफॉर्म्स लाने चाहिए
और रिफॉर्म्स केवल जुडिशियल इंटरवेंशन नहीं हो सकता, इसके लिए हमें स्ट्रक्चरल रिफॉर्म लाने पड़ेंगे। जैसे जो फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशंस हैं उनको बाइंडिंग बनाना पड़ेगा। साथ ही हम जो गवर्नर को किसी भी बिल के ऊपर एक्ट करने का जो टाइमलाइन है उसको हम 3 मंथ के अराउंड फिक्स कर सकते हैं, मैक्सिमम लिमिट उसके ऊपर 3 मंथ लगा सकते हैं। इंटर स्टेट काउंसिल है जो आर्टिकल 263 में कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइडेड है, उनको रिवाइटलाइज करना चाहिए, यानी उन एग्जिस्ट करती हैं पर उनकी फंक्शनिंग को और बेहतर करने की ज़रूरत है। तो ऐसे में बोला गया है कि जो डेवलपमेंट है वो रूल बेस्ड होना चाहिए, ना कि पॉलिटिकल अलाइन बेस्ड। इसमें फेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। तो इक्वल फेयरनेस से सारे स्टेट्स को ट्रीट किया जाना चाहिए। इसके बाद अपने नेक्स्ट आर्टिकल है वो है राइट टू पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016 के रिगार्डिंग। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि 40% जो लोअर लिमिट है बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए उसी को फॉलो किया जाना चाहिए, कोई अपर डिसेबिलिटी लिमिट नहीं होनी चाहिए। तो कोर्ट ने ऐसा क्यों बोला है, इसका क्या कॉन्टेक्स्ट है? तो देखिए, अभी एक हिमाचल पब्लिक सर्विस कमीशन में एक कैंडिडेट था, उसका एक केस आया, तो उसकी अपील को कोर्ट हियर कर रहा था। उसके केस में क्या था कि 90% डिसेबिलिटी प्रूवन थी उसकी, और उसका कैंडिडेचर रिजेक्ट कर दिया गया। तो ऐसे में बोला गया कि जो डिसेबिलिटी की अपर लिमिट है 60%, उसको कैंडिडेट ब्रीच कर रहा है, इसके लिए उसको डिस्क्वालीफाई किया जा रहा है। तो इसके रिगार्डिंग कोर्ट ने बोला है कि स्टेट कोई भी ऐसी आर्बिट्रेरी अपर लिमिट डिसेबिलिटी के लिए नहीं लगा सकता, और जो 40% लोअर लिमिट है बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए उसी को स्टेट को फॉलो करना चाहिए। अपर लिमिट कितनी भी हो सकती है, मतलब 100% डिसेबिलिटी भी हो सकती है, ये 60% जैसा केस वैलिड नहीं है। तो कोर्ट ने ये बोला है कि जो अपर लिमिट डिसेबिलिटी है, ये एक तरीके से प्रिंसिपल ऑफ रीजनल अकोमोडेशन है, इसका वोलेशन है। इसके बाद जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो मैटरनिटी लीव के रिगार्डिंग है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। उन्होंने बोला है कि सेक्शन 64 सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 इसको स्ट्राइक डाउन कर दिया जाना चाहिए। तो इस वाले सेक्शन में क्या था कि जो अडॉप्टिव मदर्स हैं उनके लिए 12 वीक की पेड मैटरनिटी लीव का प्रोविज़न था, लेकिन एक एक्सेप्शन था कि जो अडॉप्टिव बच्चा है उसकी एज अंडर द एज ऑफ 3 मंथ्स ही होनी चाहिए। अगर उससे बड़ा बच्चा है या उससे बड़ा चाइल्ड है तो उस केस में मैटरनिटी लीव के लिए जो मदर है, वो जो अडॉप्टिव मदर है वो एलिजिबल नहीं होगी। तो ऐसे में कोर्ट ने बोला है कि जो 3 मंथ लिमिट वॉज अनजस्ट एंड डिप्राइविंग ओल्डर डेवोटी फ्रॉम रिसीविंग द मैटरनल केयर। साथ ही इन्होंने एक और आर्ग्यूमेंट दिया है कि जो अडॉप्शन प्रोसीजर है वो भी 3 मंथ से ज़्यादा का टाइम ले लेता है। एक और इन्होंने डेटा पेश किया है कि जो लेस देन 5% जो अडॉप्शन हो रहे हैं वो ऐसे होते हैं जिनमें जो चाइल्ड की एज है वो लेस देन 3 मंथ है। और कोर्ट ने बोला है कि हमें अडॉप्शन को राइट टू रिप्रोडक्टिव ऑटोनॉमी की तरह लेना चाहिए, इसको नैरो लेंस ऑफ बायोलॉजी से नहीं देखना चाहिए। जो इंडिया में बायोलॉजिकल मदर है उसको मैटरनिटी लीव कितने दिन की अवेलेबल है, उसको 26 वीक की मैटरनिटी लीव देने का प्रोविज़न है। साथ ही जो कोर्ट है उसने बोला है कि गवर्नमेंट को पैटर्निटी लीव है उसके रिगार्डिंग भी एक फॉर्मल लॉ लाने को एग्जामिन करना चाहिए, और पैटर्निटी लीव को रिकॉग्नाइज करने के रिगार्डिंग कदम उठाने चाहिए। अभी इंडिया में ये स्टेटस है कि जो गवर्नमेंट सर्वेंट है उसको 15 दिन की पैटर्निटी लीव मिलती है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में अभी भी कंपनी की पॉलिसीज़ पे डिपेंड करता है। तो ये मैटरनिटी लीव के रिगार्डिंग आर्टिकल था, जिसमें जो अडॉप्टिव चाइल्ड है उसकी एज रेस्ट्रिक्शन के रिगार्डिंग जो प्रोविज़न था उसको स्ट्राइक डाउन कर दिया गया। फिर एक और ये आर्टिकल जिसमें जो ट्रंप का सीरियस ह्यूमर नेचर है वो दिखाता है। तो एक जर्नलिस्ट था, तो जापान की जो प्राइम मिनिस्टर है वो यूएस की विजिट पे गई हुई थी। उन्होंने मतलब वहाँ पर एक जर्नलिस्ट था, उसने नॉर्मल क्वेश्चन पूछा था कि आपने ईरान पे अटैक करा तो यूरोप और एशिया के अलाइज को इसके रिगार्डिंग आपने बताया क्यों नहीं। तो ये ऐसी मीटिंग चल रही है, बगल में जापान की पीएम बैठी हुई है। तो ट्रंप ने बोला कि हु नोज बेटर अबाउट सरप्राइज देन जापान, वाई डिडंट यू टेल मी अबाउट पर्ल हार्बर।
तो एक जो वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम की ट्रेजेडी थी, जहाँ पे जापान ने यूएस के पर्ल हार्बर पे अटैक कर दिया था, तो उसको एज ए जोक ट्रंप ने प्रेजेंट किया, जिसकी वजह से एक डिबेट छिड़ गई है और वर्ल्ड वाइड इसको क्रिटिसाइज भी किया जा रहा है और डिस्कस भी किया जा रहा है कि ऐसे सीरियस इशू को बायलैटरल मीटिंग में ट्रंप को नहीं डिस्कस करना चाहिए था, और वो भी एज ए ह्यूमर वाले वे में। तो ये देन नेक्स्ट वी हैव दिल्ली में पहला इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया जाएगा, और ये भारत मंडपम है, वहाँ पे इसको आयोजित किया जाएगा। तो ऐसे में जो टूरिज़्म मिनिस्टर हैं कपिल मिश्रा, उन्होंने कहा है कि जो दिल्ली गवर्नमेंट और दिल्ली टूरिज़्म डिपार्टमेंट है वो इसको ऑर्गेनाइज करेगा। उसके बाद एक ही आर्टिकल जहाँ पे बोला गया जो इंटेंशनल कम्युनिकेशन है वो केवल ह्यूमंस में नहीं होता, जो बाकी एनिमल्स है उनके अंदर भी होता है। तो इसमें हनी बीज है, उनमें बोला गया कि जो वीगल डांस है तो उसके थ्रू वो लोग सिग्नल कम्युनिकेट करते हैं, और जो फ्लावर्स की लोकेशन है उसको एक दूसरे को इन्फॉर्म करते हैं। जो ओरंगुटान्स हैं वो भी फूड के रिगार्डिंग गेस्चर करते हैं, और अगर उनको रॉन्ग फूड मिल जाता है तो उस टाइम वो अपना गेस्चर है उसको चेंज कर देते हैं। एलिफेंट्स हैं, उनमें कॉम्प्लेक्स सोशल स्ट्रक्चर होता है, ये वेल नोन फैक्ट है। साथ में उनमें कोग्निटिव एबिलिटीज़ होती हैं। इवन अगर किसी का डेथ हो जाती है तो उस टाइम मौन परफॉर्म करते हैं, और जो बॉडी है उसको ट्री ब्रांचेज से कवर करते हैं। तो ऐसे में यहाँ इस आर्टिकल में एक एक्सपेरिमेंट के बारे में बताया गया है कि 2 ट्रे हैं, एक खाली है और एक में लगभग 6 एप्पल रखे हुए हैं, उनको एलिफेंट के सामने रखते हैं। तो अगर जो रिसर्चर है वो एलिफेंट से फुल आई कांटेक्ट करता है, उसकी तरफ देखता रहता है, तो एलिफेंट ऑटोमेटिक अपनी ट्रंक को जिस ट्रे में एप्पल है उसकी तरफ डायरेक्ट कर देता है, और कोशिश करता है कि वो उसे एज ए रिवॉर्ड मिलते रहें। जब तक वो पूरे एप्पल उसको नहीं मिलेंगे तो वो अपनी जो ट्रंक है उसको हिलाता रहेगा। लेकिन अगर वही जो रिसर्चर है वो फेस अवे कर लेता है, दूसरी तरफ मुंह करके खड़ा हो जाता है, तो जो एलिफेंट का गेस्चर है वो गेस्चर चेंज हो जाते हैं। तो इससे पता चल रहा है कि एक तरीके से एलिफेंट भी कम्युनिकेट कर रहा है थ्रू गेस्चर अपनी जो भी उसके दिमाग में चल रहा है। साथ ही इंडिया में जो माहौत का कल्चर है जिसमें एलिफेंट को ट्रेन करते हैं, उनके जो इमोशंस हैं उनको रीड करते हैं, गेस्चर या कोई वोकल जार्गन है, तो वो भी वेल नोन है, वेल एस्टेब्लिश्ड है। इसके बाद डिस्कस करते हैं आज द हिंदू के जो फ्रंट पेज है वहाँ पर एक न्यूज़ आई है कि विल कम्प्लीटली क्लोज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ईरान ने कहा है आफ्टर ट्रम्प थ्रेट्स। तो इसका क्या कॉन्टेक्स्ट है कि ट्रम्प ने बोला था कि हम ईरान के जो पावर प्लांट हैं उनको कम्प्लीटली ओब्लिटरेट कर देंगे, ख़त्म कर देंगे, अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को 48 आवर्स के अंदर रीओपन नहीं किया गया। इसके रेस्पॉन्स में ईरान ने बोला है कि हम जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है उसको कम्प्लीटली शट डाउन कर देंगे, और जो गल्फ़ में एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर है और यूएस की फैसिलिटीज़ हैं उस पर हम लगातार अटैक करेंगे। तो रिसेंटली जो यूएस के ट्रेजरी सेक्रेटरी हैं स्कॉट बेसेंट, उनसे पूछा गया कि क्या आप इस वॉर को डीएस्केलेट करने का नहीं सोच रहे, तो उनका रिप्लाई आया था कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव चीज़ नहीं है, कई बार आपको डीएस्केलेट करने के लिए एस्केलेट करना पड़ता है। तो एक तरीके से ये यूएस का जो एग्रेसिव नेचर है उसको दिखा रहा है। साथ ही कहीं ना कहीं ये भी दिखा रहा है कि ये वॉर लंबी खिंच सकती है। फर्दर ईरान ने एक और वार्निंग दी है कि अगर हमें इस बार हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक करेंगे तो हम तब तक रीओपन नहीं करेंगे जब तक हमारे जो पावर प्लांट जिनको डिस्ट्रॉय किया गया है उनको हम रीबिल्ड नहीं कर लेंगे। अब ऐसे में इंडिया का क्या रिस्पॉन्स है? तो पीएम नरेंद्र मोदी ने जो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी है उसकी एक रिव्यू मीटिंग बुलाई है, और जो भी ईरान और वेस्ट एशिया में टेंशन हो रही है